दुनिया में कभी कभी ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं जन्म लेती हैं जिनके बारे में जानकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगार रामानुजन एक ऐसी ही भारतीय प्रतिभा का नाम है जिन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए। इन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, वरन भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। इन्होंने खुद से गणित सीखा और जीवन भर में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। तो आइए जानते हैं इस विलक्षण प्रतिभा वाले इंसान से जुड़ी कुछ बातें। कैसे 33 वर्ष के छोटे से जीवन काल में इन्होंने आसमान की उन ऊंचाइयों को छू लिया जहां तक पहुंचने में लोगों को पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप यहाँ से कुछ नया सीख कर ही जाएंगे। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के इरोड नामक गांव में हुआ। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। रामानुजन 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे। इनके माता पिता को लगने लगा था कि कहीं ये गूंगे तो नहीं, पर ऐसा नहीं था। पारंपरिक शिक्षा में कभी इनका मन नहीं लगा। फिर भी इन्होंने 10 वर्षों की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में अव्वल अंक लाए और आगे की शिक्षा के लिए टाउन स्कूल पहुंचे। रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। इनका व्यवहार बहुत सरल व सौम्य था। एक बार इनके विद्यालय के प्रधानाचार्य ने यह भी कहा कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के मापदंड रामानुजन के लिए लागू नहीं होते। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और घर का खर्च निकालने के लिए रामानुजन कक्षा 7 में होते हुए एक बीए के छात्र को गणित का ट्यूशन देते थे, जिससे उन्हें 5 रुपए मासिक प्राप्त होता था। 13 साल की उम्र में वे खुद की थ्योरम बनाने लगे थे। इस उम्र में उन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री रट ली और 17 वर्ष तक उन्होंने बर्नौली नंबरों की जांच कर ली और 15 डेसिमल पॉइंट तक यूलर कांस्टेंट वैल्यूज की खोज कर ली। जब रामानुजन 16 वर्ष के थे तो उनके दोस्त ने उन्हें लाइब्रेरी से एक जीएस कार की लिखी हुई पुस्तक प्रदान की, जिसका नाम था अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। इस बुक में 5000 से ज़्यादा थ्योरम थी और रामानुजन ने सारी किताब ध्यान से पढ़ डाली और यहीं से उनका मैथ जीनियस बनने का सफ़र शुरू हुआ। हाई स्कूल की परीक्षा में गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण इन्हें सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली और कॉलेज की शिक्षा के लिए प्रवेश भी। इस वक्त तक उनका गणित प्रेम इतना अधिक बढ़ गया था कि वे दूसरे विषयों पर ध्यान ही नहीं देते थे। नतीजा यह हुआ कि वे 11वीं कक्षा में गणित के अलावा सभी विषयों में फेल हो गए। परिणाम स्वरूप उन्हें छात्रवृत्ति मिलना भी बंद हो गई। रामानुजन के लिए यह समय बड़ा ही कठिन था। कुछ समय बाद 1907 में रामानुजन ने 12वीं की कक्षा की परीक्षा प्राइवेट दी, लेकिन वे इसमें अनुत्तीर्ण हो गए और इसी के साथ उनके पारंपरिक शिक्षा की इतिश्री हो गई।
विद्यालय छोड़ने के बाद का 5 वर्षों का समय इनके लिए बहुत हताशा भरा था। भारत इस समय परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय में रामानुजन के पास ना कोई नौकरी थी और ना ही किसी संस्थान अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। बस उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित के प्रति अगाध श्रद्धा ने उन्हें कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित किया। नामगिरी देवी रामानुजन के परिवार की इष्ट देवी थी। उनके प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें कहीं रुकने नहीं दिया और वे इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी गणित के अपने शोध को चलाते रहे। रामानुजन का यह जीवन काल बहुत कष्ट और दुखों से भरा था। इन्हें हमेशा अपने भरण पोषण के लिए और अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा और अनेक लोगों से असफल याचना भी करनी पड़ी। पेपर महंगे होने के कारण वे अपने पास एक स्लेट रखते थे और अपने गणित के सवालों को उस स्लेट में ही हल किया करते थे। बस उनके पास एक रजिस्टर होता था जिसमें जब उनकी थ्योरम हल हो जाती तो वे अपनी इस थ्योरम को उस रजिस्टर में नोट कर लेते। वर्ष 1908 में इनके माता पिता ने इनका विवाह जानकी नामक कन्या से कर दिया। विवाह हो जाने के बाद अब इनके लिए सब कुछ भूलकर गणित में डूबना संभव नहीं था। अतः वे नौकरी की तलाश में मद्रास आए। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न होने की वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिली और मद्रास आने पर उनका स्वास्थ्य भी बुरी तरह गिर गया। अब डॉक्टर की सलाह पर इन्हें वापस अपने घर कुंभकोणम लौटना पड़ा, पर बीमारी से ठीक होने के बाद वे वापस मद्रास आए और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। रामानुजन जब भी किसी से मिलते थे तो उसे अपना वही रजिस्टर दिखाते थे जिसमें उनके द्वारा गणित के किए गए सारे कार्य होते थे। इसी समय किसी के कहने पर रामानुजन वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। यहाँ पर अय्यर ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और जिलाधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध भी करा दिया। इस छात्रवृत्ति पर रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण, और यह शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। यहाँ पर 1 साल पूरा होने पर इन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी कर ली। सौभाग्य से इस नौकरी में काम का बोझ कुछ ज़्यादा नहीं था और यहाँ इनके अपने गणित के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। यहाँ पर रामानुजन रात भर जागकर नए नए गणित के सूत्र लिखा करते थे और फिर थोड़ी देर तक आराम करने के बाद दफ्तर के लिए निकल जाते थे। इस समय स्थिति कुछ यूं थी कि बिना किसी अंग्रेजी गणितज्ञ की सहायता लिए शोध कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इस समय रामानुजन के पुराने शुभचिंतक इनके काम आए। इन लोगों ने रामानुजन द्वारा किए गए कार्यों को लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञों के पास भेजा, पर यहाँ इन्हें कुछ विशेष सहायता नहीं मिली। लेकिन एक लाभ यह हुआ कि लोग रामानुजन को थोड़ा बहुत जानने लगे थे। इसी समय रामानुजन ने अपने संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाए तो उनका ध्यान लंदन के ही प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे और अपने सख्त स्वभाव और अनुशासन प्रियता के कारण जाने जाते थे।
प्रोफेसर हार्डी के शोध कार्य को पढ़ने के बाद रामानुजन ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर खोज निकाला है। अब रामानुजन का प्रोफेसर हार्डी से पत्र व्यवहार आरंभ हुआ। अब यहाँ रामानुजन के जीवन में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसमें प्रोफेसर हार्डी की बहुत बड़ी भूमिका थी। प्रोफेसर हार्डी आजीवन रामानुजन की प्रतिभा और जीवन दर्शन के प्रशंसक रहे। रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी की मित्रता दोनों ही के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई। एक तरह से देखा जाए तो दोनों ने एक दूसरे के लिए पूरक का कार्य किया। प्रोफेसर हार्डी ने उस समय के विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमाने पर आंका था। अधिकांश गणितज्ञों को उन्होंने 100 में 35 अंक दिए और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 60 अंक दिए, लेकिन उन्होंने रामानुजन को 100 में से 100 अंक दिए। आरंभ में रामानुजन ने जब अपने किए गए शोध कार्य को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा तो पहले उन्हें भी पूरा समझ में नहीं आया। जब उन्होंने अपने मित्र गणितज्ञों से सलाह ली तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य को ठीक से समझने और उसमें आगे शोध के लिए उन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। अतः उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया। कुछ व्यक्तिगत कारणों और धन की कमी के कारण रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के कैम्ब्रिज के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। प्रोफेसर हार्डी को इससे निराशा हुई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से रामानुजन को वहां बुलाने का निश्चय किया। इस समय रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय में शोध वृत्ति मिल गई थी, जिससे उनका जीवन कुछ सरल हो गया था और उनको शोध कार्य के लिए पूरा समय भी मिलने लगा था। इस बीच एक लंबे पत्र व्यवहार के बाद धीरे धीरे प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए सहमत कर लिया। प्रोफेसर हार्डी के प्रयासों से रामानुजन को कैम्ब्रिज जाने के लिए आर्थिक सहायता भी मिल गई। रामानुजन ने इंग्लैंड जाने से पहले गणितीय करीब 3000 से भी अधिक नए सूत्रों को अपने नोटबुक में लिखा। रामानुजन ने लंदन की धरती पर कदम रखा। वहां प्रोफेसर हार्डी ने उनके लिए पहले से ही सारी व्यवस्था कर दी थी, अतः उन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। इंग्लैंड में रामानुजन को बस थोड़ी परेशानी थी, तो उसका कारण था उनका शर्मीला, शांत स्वभाव और शुद्ध सात्विक जीवनचर्या। अपने पूरे इंग्लैंड प्रवास में वे अधिकांशतः अपना भोजन स्वयं बनाते थे। इंग्लैंड की इस यात्रा से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए। अपने के विशेष शोध के कारण उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बीए की उपाधि भी मिली, लेकिन वहाँ की जलवायु और रहन सहन की शैली उनके अधिक अनुकूल नहीं थी और उनका स्वास्थ्य जल्द ही खराब रहने लगा। डॉक्टर ने इसे क्षय रोग बताया, पर उस समय तक क्षय रोग की कोई दवा नहीं होती थी और रोगी को सैनिटोरियम में रहना पड़ता था। रामानुजन को भी कुछ दिनों तक वहां रहना पड़ा। वहां इस समय भी यह गणित के सूत्रों में नई नई कल्पनाएं किया करते थे। इसके बाद वहां रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था, तब एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना बहुत बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इससे कम आयु का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद यह ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय भी बने। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छी जगह में जा रहा है, लेकिन रामानुजन का स्वास्थ्य लगातार गिरता ही जा रहा था और अंत में डॉक्टरों के सलाह पर
उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। भारत आने पर इन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई और रामानुजन अध्यापन और शोध कार्य में पुनः रम गए। पर इनके स्वास्थ्य ने इनका साथ नहीं दिया। हालत और गंभीर होती जा रही थी। इस बीमारी की दशा में भी इन्होंने मॉक थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। रामानुजन द्वारा प्रतिपादित इस फलन का उपयोग गणित ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है। इनका गिरता स्वास्थ्य सबके लिए चिंता का विषय बन गया था और अब यहाँ तक डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। अंत में रामानुजन के विदाई की घड़ी आ गई। 26 अप्रैल 1920 के प्रातःकाल में वे अचेत हो गए और दोपहर होते होते उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस समय रामानुजन की आयु मात्र 33 वर्ष थी। उनका असमय निधन गणित जगत के लिए अपूरणीय क्षति था। रामानुजन और इनके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने की अपनी इस यात्रा में उन्होंने भारत को अपूर्व गौरव प्रदान किया। उनका वह पुराना रजिस्टर जिस पर वे अपने प्रमेय और सूत्रों को लिखा करते थे 1976 में अचानक ट्रिनिटी कॉलेज के पुस्तकालय में मिला। करीब 100 पन्नों का यह रजिस्टर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस महान भारतीय रत्न का जीवन दर्शन और उनके जीवन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। जल्द ही इसी तरह एक और भारतीय रत्न की जीवनी लेकर हम हाजिर होंगे। उसके लिए सब्सक्राइब करें अराउंड फैक्ट का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।